हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सामाजिक विज्ञान आपका विषय है उसकी चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। तो चैप्टर 1 का पार्ट 1 की क्लास जो है वो हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 का है। ठीक है, तो हम जो है चैप्टर 1 क्लासेस शुरू कर चुके हैं। आज जो है चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का स्रोत क्या क्या है। ठीक, उसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह पढ़ चुके हैं, अनैतिहासिक ग्रंथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत हमारे कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, साहित्यिक स्रोत। ठीक, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हम लोगों को रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ताड़पत्र होते हैं, यानी जो जो है आपके पेड़ होते हैं, उनके पत्तों पे लिखा गया है। ठीक, और आपके चमड़े हो गए, लकड़ी के पट्टे हो गए, उन सब पे जो लेख लिखा हुआ है। ठीक, और कुछ साहित्यिक ग्रंथ जो हैं उनसे जो है हम लोगों को इतिहास में जो चीजें घटित हुई हैं या जो इतिहास के लोग थे, जो शासक थे या जो शासन थे, उन सब के रहन सहन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके खान पान के बारे में, इत्या, इत्यादि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, जैसे आपके धार्मिक साहित्यिक स्रोत हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे है आपका धार्मिक साहित्य। ठीक, धार्मिक साहित्य में क्या है आपका? धार्मिक साहित्य में जैसे हो गया आपका वेद। ठीक, तो वेद से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, वेद से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला। रामायण जो है वो हमें रामायण के टाइम में क्या कैसे क्या हुआ उसके बारे में पता चला। और रामायण को जिसने लिखा वो कौन था? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। ठीक, अगला है आपका महाभारत। तो महाभारत से हमें जो है अर्जुन, कर्ण, ये सब की स्टोरी पता चलती है। ठीक, और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता भी है कि महाभारत के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछता है 1 नंबर में यानी अति लघु में कि किन्हीं 2 धार्मिक साहित्यों के नाम बताइए। तो आप या तो वेद लिख दीजिए, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, जैन धर्म, ठीक, जैन साहित्य हो गया, आपका बौद्ध साहित्य हो गया। ठीक, अब अगला देखिएगा धर्मेतर साहित्य। ठीक, इसमें है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो मौर्य वंश थे वहां पे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे शासन किया, कैसी रणनीति से उन्होंने इतना बड़ा पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो हमें इस मतलब कि बुक से या इस ग्रंथ से, सॉरी इस बुक ग्रंथ नहीं है, ये बुक है, किताब। तो यहाँ से हमें वहां की जो है सारी चीजें पता चली। ठीक, अब देखिए राजतरंगिणी से भी हमें जो है इस बुक से या इस साहित्य बुक से जो है उस टाइम का जो शासन काल था उसके बारे में पता चला। और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? कल्हड़ जी हैं। आगे बात समझ में? अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे उन्होंने क्या लिखा या क्या कहा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका इंडिका। ठीक, इंडिका जो है वो बुक है आपकी जिसने मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका जो बुक है आपकी उसने मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया है। और मेगास्थनीज जो है वो आपका क्या था? यूनानी राजदूत था। ठीक, यूनानी राजदूत था। ठीक, अभी यहाँ आप ऐसे पढ़िए, फिर उसके बाद जब अगला चैप्टर आएगा वहां पे आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाई गई है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, दूसरा है आपके फाहयान। फाहयान जो है वो एक चीनी यात्री था और गुप्त काल के शासन काल में यह जो है भारत आया हुआ था। और फाहयान ने यात्रा विवरण के बारे में सारी अपनी बुक में यात्रा विवरण के बारे में लिखा कि वो कैसे आया, कहाँ ठहरा, ये गुप्त काल में क्या कैसे है, सारी चीजें उसने अपनी बुक में लिखी है। थर्ड है आपका
फिर से यात्रा विवरण, ह्वेन सांग ने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण है इसमें। और वो जो आपका ह्वेन सांग है, ये हर्ष काल के शासनकाल के टाइम में हमारे भारत में आया था। और हेन सांग भी क्या है, आपका चीनी यात्री है। ठीक, एग्जाम में पूछता है किन्हीं दो चीनी यात्रियों के नाम लिखिए, तो फाहियान और हेन सांग, ये चीजें आप बिल्कुल हल्के में ना ले। ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक, किसी बुक का नाम दे देगा, उसके लेखक का नाम दे देगा। ठीक, पूछ लेगा चीनी यात्री कौन कौन से थे जो हमारे भारत में आए हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप अभी अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो चीजें आपको 1-2 बार में ही सेट हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएगी, फिर आप भूलेंगे नहीं। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं अगला, विदेशी विवरण। ठीक है, देखते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। कहने का मतलब यह है कि बहुत पुराने काल से ही, बहुत पुराने समय से ही भारत जो है विदेशों के साथ क्या था, उसका घनिष्ठ मतलब मित्रता थी कह सकते हैं। ठीक, वह विदेशों में व्यापार करते थे। ठीक, विदेशों में उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक तरह से उनका संबंध रहा है। आगे बात समझ में? और जो विदेशी लेखक थे और जो यात्री थे, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे अब विदेशी में ही तो आएंगे आपके हेन सांग हो गया, फाहियान हो गया, मेगास्थनीज हो गए, ये सब विदेशी ही तो है ना? तो उन्होंने अपनी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम यूनानी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि कौन यूनानी लेखक है, कौन चीनी लेखक है, क्योंकि एग्जाम में ये जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यूनानी लेखक देखिएगा, यूनानी लेखक के बारे में पढ़िएगा। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस तथा टेशियस हैं। ठीक, यूनानी लेखक में जो सबसे पहले हैं वो है आपके हेरोडोटस, और दूसरा आपके टेशियस हैं। आगे बात समझ में? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत तथा भारत राज्य के संबंध में लिखा था। ठीक, आपके जो हेरोडोटस हैं, इन्हें इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक, भारत और भारत के राज्य जो हैं उनके संबंध में लिखा हुआ था। कहने का मतलब है जो हेरोडोटस है वो 5वीं शताब्दी के पहले जो भी भारत था, भारत के राज्य थे, भारत के उस समय क्या कैसे वहां का रहन सहन क्या था, किसका कैसे शासनकाल था, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, अगला है आपका टेसियस। पेशे से एक डॉक्टर था। टेसियस जो है वो क्या था, पेशे यानी टेशियस एक डॉक्टर था, तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों को संग्रह करने का बड़ा शौक था। ठीक, आपका टेशियस जो है वो एक डॉक्टर था, लेकिन उसको क्या कर, जैसे कि यात्री होते हैं ना, सेम उसी तरीके से यात्रियों के द्वारा वो जो कहानियां होती थी। ठीक, जो यात्री अलग अलग जगह पे जाके यात्रा करते हैं, फिर वहां का जो विवरण बताते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं वहां गया था घूमने, तो वहां की जो है लोग ऐसे थे, वहां पे लोग ये खाते हैं, ऐसे वैसे। तो इन सब चीजों का उसको संग्रह करने का क्या था, बहुत शौक था। ठीक, इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक, देखिएगा इसी क्रम में, यानी उसके बाद के जो यूनानी लेखक मेगास्थनीज थे, वो जो है हमारे भारत में आए थे, और जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस के क्या थे, राजदूत थे। ठीक, सेल्यूकस के राजदूत थे। ठीक, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो मेगास्थनीज हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। आई बात समझ में? मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। आपका जो मेगास्थनीज है, उसकी जो बहुत ही फेमस बुक इंडिका है, उसमें उसने भारतीय संस्था के बारे में, भारत के कैसे भौगोलिक मतलब कि यहाँ पे क्या कैसे है, ठीक, उन सब के बारे में उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? अब आगे देखिएगा,
मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीजों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। यानी जो मेगास्थनीज है उसने अपनी बुक में ऐसी चीजें लिखी, जब वो भारत का यात्रा कर रहा था तो उसमें उसको जो भी चीजें बहुत ही आश्चर्यजनक लगी कि अरे ये कैसे लोग कर रहे हैं, ऐसा वैसा, तो उस चीजों को उसने अपनी बुक में वह जिक्र किया है या वह लिखा है। ठीक। पहला देखिएगा, इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। यानी वह बरगद पेड़ की बात कर रहा था और अपनी बुक में यह लिखता है कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं, ठीक, वो तने से उगती हैं और जो बरगद का पेड़ है उसकी छाया में 400 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक, ये आपका मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है। अगला है आपका, बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है। ठीक, वो भी जैसे गन्ने से, एक गन्ने से मिलता है, गन्ने को बोल रहा था कि बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है। अगला है आपका, ऊन पेड़ों से उगती है। उसके कहने का मतलब था कि जो ऊन है वो पेड़ों से उगती है। वह किसकी बात कर रहा था? आपके कपास की बात कर रहा था। ठीक। अगला है आपका, पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलता है। मतलब कि वह तोता के बारे में बात कर रहा था कि जो पक्षी है वो मनुष्य की तरह बिल्कुल बोलता है। ठीक। अगला फिर देखिएगा, मेगास्थनीज की दृष्टि से पहला है आपका, लोग सभ्य थे। ठीक, वो भारत के बारे में लिख रहा है कि लोग सभ्य थे, अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक, उसने जो उस टाइम में देखा था चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में, उस चीजों को उसने अपनी बुक में जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक। अगला है, वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। यानी उसने कहा कि लोग जो बातें कहते थे उस बातों से मुकरते नहीं थे। ठीक, अर्थात उन वो अपनी बातों का पालन किया करते थे। ठीक है। तीसरा है, वे झूठी गवाही नहीं देते थे। यानी वो झूठ नहीं बोलते थे, कोई भी मैटर हो जाए झूठी गवाही कभी नहीं देते थे। ठीक। अगला है, उनके महल चांदी सोने के बने थे। उसका कहना था कि जो वहां के महल थे वो चांदी और सोने के बने हुए थे। ठीक। अगला है, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों को दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह कुएं थे। उसने बताया कि जो तक्षशिला जगह है, तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक, ठीक, जो सड़क बनी हुई है उसके दोनों ओर, ठीक, किनारे किनारे पे क्या थे? पेड़ लगे हुए थे, वो भी छायादार पेड़ थे। और जगह जगह पे क्या था? आपका कुआं था। ठीक है। क्या बताया मेगास्थनीज ने कि तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक की जो सड़कें बनी हुई थी, उन सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे और जगह जगह पे कुएं लगे हुए थे। ठीक, कुएं बने हुए थे। अब उस समय तो आज के टाइम की कार और बस की सुविधा तो थी नहीं, लोग पैदल जाते थे, इसलिए जो है सड़कों के किनारे क्या था कि वृक्ष लगा हुआ था ताकि लोग जाएं तो उन्हें धूप वगैरह ना लगे। ठीक। और जगह जगह पे कुएं थे ताकि अगर उनको प्यास लगती है तो वो पानी भी सरलता से पी ले। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चीनी लेखक, जो चीनी लेखक है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान, ठीक, 399 ईस्वी में भारत आया। आपका जो चीनी यात्री फाहियान है वो 399 ईस्वी में भारत आया था और उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। जो चीनी यात्री फाहियान है वो 399 ईस्वी में भारत आया और वह 15 वर्ष तक जो है पूरा भ्रमण किया था। यानी 15 वर्ष तक वह पूरा यात्रा किया। ठीक, उसके बाद जब वह अपने देश वापस गया तो जो उन 15 वर्षों में उसने भ्रमण किया या जो भी यात्रा की, उस दौरान जो जो घटनाएं हुई, जो जो चीजें उसने देखी, ठीक, जहां जहां पे वो रहा, वहां का रहन सहन कैसा था, वहां के लोग क्या खाते पीते थे, सभी चीजों का उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया। ठीक। अगला देखिएगा, सेम इसी प्रकार चीनी जो आपके लेखक है हेन सांग का भी बहुत ऊंचा स्थान है। ठीक। हर्षवर्धन, जो हेन सांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया है। यानी जो आपके हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम में आए थे और जो उन्होंने अपनी यात्रा की थी उसका जो वर्णन है वो पाश्चात्य संचार के लेख में उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिएगा, यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन है बल्कि प्राचीन काल कथाओं का भी उल्लेख है। कहने का मतलब है कि इस बुक में जो है उस समय का जो तत्कालीन राजनीतिक जो भी दशा थी, ठीक, सामाजिक दशा थी, धार्मिक दशा थी, इन सब का वर्णन तो है ही, लेकिन जो बहुत पुराने समय की जो कथाएं थी, ठीक, उनका भी उल्लेख किया गया है। आई बात समझ में? इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला में निवास कर वहां के बारे में लिखा था। आपका जो इत्सिंग है वो भी चीनी यात्री हैं। ये 7वीं शताब्दी में भारत में आए हुए थे। ठीक, और उसने नालंदा और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, वहां पे वह रहा और फिर वहां के बारे में उसने लिखा। ठीक, ये आपका जो है चीनी यात्री के बारे में हो गया। चीनी यात्री हम लोगों ने 3 पढ़ा, एक फाहयान, ठीक, दूसरा हेनसांग, तीसरा इत्सिंग। ठीक, अब हम आते हैं तिब्बत के लेखक के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, तिब्बत के लेखक, तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। जो तिब्बत के लेखक हैं आपके लामा तारानाथ, उनका जो ग्रंथ है उसमें जो है मौर्य काल के उपरांत जो भी इतिहास को जानने का जो स्रोत है उसके लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक, इनके बिना शक, पार्थियन एवं कुषाण लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध के इतिहास की पूर्ति इनके बिना नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपके लामा तारनाथ हैं, अगर इन्होंने बुक ना लिखा होता तो इनके, अगर ये बुक ना लिखे होते तो हमें शक के बारे में, पार्थियन के बारे में और जो कुषाण के लोग थे उनके बारे में कुछ पता ही न चल पाता। ठीक, और बौद्ध का जो इतिहास है उसका कब कहाँ पे समापन हुआ, कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम पता कर ही नहीं सकते थे। ठीक, अब अगला देखेंगे हम मुसलमान लेखक के बारे में। देखिएगा, मुसलमान लेखक, मुसलमान लेखकों में अल बरूनी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। आपका जो अल बरूनी है, अल बरूनी, यह मुसलमान लेखक था। ये महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उसी के साथ यह भारत आया था। ठीक, उसने तहकीकाते हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। जो आपके अलबरूनी है, उसकी जो बुक है तहकीकाते हिंद, उसमें क्या है कि इसने भारतवर्ष और यहाँ के जो लोग हैं, ठीक, यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में उसने वर्णन किया है। ठीक, यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई है। जो बुक है वो 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक, इसमें देखिएगा, हिंदुओं के रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। इसकी बुक में जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, हिंदुओं में कैसे विवाह होता है, हिंदी साहित्य क्या है, इन सब चीजों का अच्छे से वर्णन किया गया है। आई बात समझ में? इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान लेखक हैं। अब अलबरूनी के अलावा और जो अन्य मुसलमान लेखक हैं उसको देखिए कौन है, सुलेमान अमल श्रुदी, ठीक, फिरिस्ता, निजामुद्दीन, हसन निजाम आदि, ये सब आपके क्या है, जो है मुसलमान लेखक हैं। ठीक, अगला है आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में देखिएगा, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, यहाँ पे मार्को पोलो होगा, मार्को पोलो वेनिस से, ठीक, वेनिस जगह का नाम है, 1294 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आया था। आपके जो मार्को पोलो थे ये जो है वेनिस से आए हुए थे, 1294 ईस्वी में लगभग आए हुए थे और कहाँ पे, दक्षिण भारत में आए थे। ठीक,
इनके विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, वरन तिथियों की क्रमबद्धता में भी सहायता पहुंचाते हैं। यानी इन्होंने जो वर्णन किया है उसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का तो वर्णन है ही, बाकी इनकी बुकों की सहायता से हिस्ट्री, इतिहास की जो तिथियां हैं उनको क्रमबद्ध करने में सहायता जो है पहुंचा हम। ठीक है, अब देखिएगा अगला है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होता है उसको समझिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राचीन भारत यानी जो पुराना इतिहास है उसको जानने के लिए अभिलेख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अभिलेख पे हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, जो चीजें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही है। अभिलेख क्या होता है कि पत्थर हो गया, ठीक, दीवार हो गया, उस पे जो खुदाई करके लिखा जाता है वही आपका अभिलेख कहलाता है। ठीक, तो देसी अभिलेख को हम पुनः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अशोक के अभिलेख एवं अशोक के बाद के लेख। यानी जो अशोक के शासन काल में जो अभिलेख लिखाया हुआ था, एक तो ये हो गया, फिर अशोक के बाद के जो लेख लिखे गए थे वो हो गया। ठीक, तो दो भागों में विभक्त किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। तो देखिएगा, अशोक के संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। अशोक ने क्या किया था कि पूरे संपूर्ण राज्य में शिला यानी पत्थरों पर, स्तंभ यानी आपके जो खंबे होते हैं उस पे क्या किया था उसने, लेख लिखवाए थे। ठीक, ये लेख राजज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते थे। ये लेख कैसे पाए जाते थे, राजज्ञाओं के और घोषणाओं के रूप में पाए जाते थे। आई बात समझ में। यह लेख अशोक के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते थे। यानी जो ये लेख है वो क्या अशोक के जीवन काल के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या करते थे, प्रकाश डालते थे। यानी जो अशोक का शासन काल का जो टाइम था उसमें जो है उसको अगर कोई सूचना देनी थी, ठीक, तो वह अभिलेखों पे लिखवा देता था। कोई भी कुछ भी करवाना होता था तो वो अभिलेखों पे लिखवा देता था। ठीक, अभिलेखों में वह लिखवा देता था, सॉरी, स्तंभ पे या तो फिर शिलाओं पे लिखवा देता था, यही आपका अभिलेख कहलाता है। देखिएगा, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक है। ये सब चीजें जो हैं आपके अभिलेख वगैरह, ये जो उस समय का जो इतिहास है उसके बारे में जानने में ये सहायक है। यह खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये जो अभिलेख लिखे गए थे यह किस लिपि में लिखे गए थे, खरोष्ठी, ठीक, एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, अब हम देखेंगे अशोक के बाद के अभिलेख। यानी जब अशोक के टाइम के अभिलेख देखे हमने, अब हम देखेंगे अशोक के बाद के अभिलेख। ठीक, अशोक के बाद संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अशोक के बाद का जो था वो संपूर्ण राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अशोक के बाद जो संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर जो अभिलेख लिखे गए थे उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो है आपका सरकारी तथा दूसरा है आपका गैर सरकारी। ठीक, सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों तथा भूमि दानों के रूप में पाए जाते हैं। आपका जो सरकारी लेख था वो कैसे था, प्रशस्तियों तथा भूमि दानों के रूप में यह पाया जाता था। ठीक, आगे देखिएगा, प्रशस्तियों राजकवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई है। यानी ये जो है आपका वो प्रशस्तियों के द्वारा, राजकवियों द्वारा और सम्राटों की जो प्रशंसा हुई है उसके बारे में यह लिखा गया है। आई बात समझ में। और जो आपका गैर सरकारी लेख है उसमें जो है सरकारी लेखों में कहीं अधिक है। यानी जो आपका सरकारी लेखों की संख्या है वो आपकी सरकारी लेखों से कहीं अधिक है। कहने का मतलब ये है कि गैर सरकारी लेखों की संख्या अधिक है। ठीक, इनसे सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश मिलता है। आपका जो गैर सरकारी लेख है उससे क्या है कि सामाजिक
धार्मिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी उससे हमें ये पता चलता है। और आपका जो सरकारी लेख है उसमें कवियों के द्वारा क्या है, सम्राटों की प्रशंसा की गई है, ठीक, वह अभिलेख सरकारी लेख में लिखा गया है। अब देखिएगा जो विदेशी लेख है उसको समझिएगा। विदेशी लेख एशिया माइनर बोगस कोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है, ठीक। जो आपके विदेशी लेख हैं, ठीक, एशिया माइनर बोगस कोई के जो लेख हैं उसमें जो है वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। इस लेख से भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता चलता है। यानी यह जो लेख लिखे गए हैं इससे क्या पता चलता है कि भारत में जो आर्य लोग प्रवेश किए थे, ठीक, उन सब के बारे में पता चलता है। ईरान के पारसी पोलिश तथा नखेसेरुल्लाम के लेखों से प्राचीन काल में ईरान एवं भारत के संबंध में ज्ञान होता है। यानी कि जो ईरान के लोग हैं, ठीक, ईरान की जो पर्सी पोलिश तथा नक्सेरुस्ताम है, उनके लेखों से जो है प्राचीन काल में जो ईरान और भारत के जो भी संबंध थे उनका हमें ज्ञान होता है, या उन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक। अगला है आपका मुद्रा, ठीक, मुद्रा से समझिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास का, ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हमें मुद्रा से भी जो है प्राप्त होती है कि हाँ उस समय में जो है इतिहास में क्या कैसे था। तो मुद्रा की सहायता से भी हमें इतिहास के बारे में प्राप्त होता है। इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। इन मुद्राओं का जो है हम वर्गीकरण क्या है, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका प्राचीन मुद्राएं, ठीक, प्राचीन मुद्राएं के बारे में देखिएगा। प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते हैं। यानी जो प्राचीन काल की मुद्रा थी उसमें प्रायः क्या बने होते थे, चित्र बने होते थे और चिन्ह बने होते थे, ठीक। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है। यानी इन मुद्राओं में जो है सिर्फ क्या होता था, धार्मिक और कला से संबंधित इनके लिए महत्व हो सकता था, ठीक। इनसे राजनीतिक तथ्यों का बोध नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्राचीन मुद्राएं थी उनसे हमें धार्मिक और वहां का कला संस्कृति कैसे था उसके बारे में पता चलता था, लेकिन राजनीतिक तथ्यों के बारे में पता नहीं चलता था। आई बात समझ में। दूसरा समझिएगा यूनानियों की मुद्राएं। दूसरा है आपका यूनानियों की मुद्राएं, ठीक। यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उनसे सम्राट के नाम ज्ञात होते हैं, ठीक। यानी जो यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं प्राप्त हुई उनसे सम्राटों के नाम जो है ज्ञात होते हैं। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं सामग्रियों का परिचय इन मुद्राओं से मिलता है। लगभग 30 यूनानी सम्राटों के बारे में इन मुद्राओं से हमें प्राप्त होता है कि इतने सारे सम्राट यहाँ पे ऐसे ऐसे थे, ठीक। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, ठीक। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इसका ज्ञान भी मुद्राएं देती हैं, ठीक। यह कहाँ से पता चलता है, मुद्राएं से ही पता चलता है। कला की दृष्टि से उन मुद्राओं का बहुत महत्व है। यानी कला की दृष्टि से ये जो मुद्राएं हैं इनका बहुत ही महत्व है, ठीक। अब देखिएगा अगला है आपका सीथियन तथा पार्थियन मुद्राएं, ठीक। सीथियन तथा पार्थियन मुद्राएं, तो इसको समझिएगा। मौर्य सम्राट के बाद जो यूनानी शक एवं पार्थियन भारत आए उनकी इतिहास का ज्ञान हमें केवल मुद्राओं से होता है। यानी मौर्य सम्राट के बाद जो भी यूनानी आपके आए हैं, शक हो गए, पार्थियन हो गए, ये सब जो भारत आए हैं इनके इतिहास का ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हुआ है, मुद्राओं से हुआ है। आई बात समझ में। अगला है आपका भारतीय राजाओं की मुद्राएं। आपकी जो भारतीय राजा हैं उनकी मुद्राओं के बारे में, ठीक। भारतीय राजाओं ने भी मुद्राएं चलाई थी, ठीक। भारतीय राजाओं ने भी क्या किया था, मुद्राएं चलाई थी, ठीक। जो कि नृप तंत्रात्मक एवं
लोकतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के राज्यों की इतिहास जानने में साधन मुद्राएं ही हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो राजा थे उन्होंने भी क्या किया था, मुद्रा चलाई थी, और इन्हीं मुद्रा से जो है उस समय की जो भी आपके इतिहास थे उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। ठीक, दक्षिण के सातवाहन राजाओं के इतिहास के संशोधन तथा परिवर्धन में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, अगला देखिएगा स्मारक। आपके जो स्मारक हैं, ठीक, उससे क्या हमें प्राप्त होता है। देखिएगा, स्मारक चिन्ह को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। आपका जो स्मारक चिन्ह है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है आपका देशीय स्मारक चिन्ह। ठीक, पहला है आपका देशीय स्मारक चिन्ह। तो देखिएगा, तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसने कुषाण काल के कालक्रम के संदेह को अधिकांशतः दूर कर दिया है। ठीक, यानी जब तक्षशिला में जो खुदाई हुई थी उस समय जो खुदाई के टाइम में जो भी चीजें निकली उससे क्या हुआ कि जो कुषाण काल के कालक्रम है उनमें जो संदेह था उसको दूर कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर देखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कम से कम 5 सहस्त्र वर्ष यानी 500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। यानी जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां से हमें ये पता चलता है कि 500 वर्ष पहले जो सिंधु घाटी थी वहां की सभ्यता कैसी थी। ठीक, अब देखिएगा, सारनाथ का स्तंभ भारतवर्ष की सर्वोच्च नक्काशी है। आपका जो बनारस के आगे सारनाथ है वहां का जो स्तंभ है वो भारत की सबसे अच्छी और सबसे ऊंची, सर्वोच्च ऊंची नहीं कह सकते, सबसे उत्तम नक्काशी है। ठीक, इसी प्रकार फिर जो झांसी जिला है वहां पे जो देवगढ़ के पत्थर के मंदिर हैं। ठीक, कानपुर जिले के भीतर गांव में जो ईंटों के मंदिर है, अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक, नालंदा में बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति है, ठीक, का पता चलता है, जिससे हिंदू कला एवं सभ्यता की उच्च कोटि ज्ञात होती है। यानी कहने का मतलब है ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो स्मारक चिन्ह है, इससे यह पता चलता है कि हिंदू कला और वहां की सभ्यता किस प्रकार की थी। ठीक, अब दूसरा है आपका विदेशी स्मारक चिन्ह। विदेशी स्मारक चिन्ह, ठीक, तो देखिएगा, जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं, ठीक, जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं उनसे भारत की कला ही नहीं वरन प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना की अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जावा में अनेक देवालय तथा प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं जिससे हिंदू धर्म तथा संस्कृति का पता चलता है। आपके जो जावा में जो है बहुत सारे जो है देवालय मिले हैं, ठीक, प्राचीन बहुत पुराने स्मारक मिले हैं जिनसे क्या पता चलता है कि हिंदू धर्म कैसे थे उस समय, वहां की संस्कृति क्या थी, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक, मलाया में एक देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे जो शिव, पार्वती, गणेश, नंदी आदि की पूजा करते थे। ठीक, यहाँ पे जो देवालय एक प्लेस था तो वहां पे जो है पत्थर की मूर्तियां निकली थी, उनसे ये पता चलता है कि वहां के जो निवासी थे वो हिंदू थे और जो वो जो है शिव जी की, पार्वती, ठीक, और गणेश, नंदी जी की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स आप बनाते रहिएगा, हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।